हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेके 2023 तक के हैं, यानी सारे लेटेस्ट पीवाईक्यूज लास्ट 4 साल के मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पूरे 1000 क्वेश्चन, चाहे वो थियरी हो, प्रैक्टिकल हो, जो भी टाइप के क्वेश्चन आए हैं सबके सब आप देखोगे। मैंने कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज में स्किप नहीं किया है ना। तो बहुत जरूरी है कि जैसे मैं डेडिकेशन के साथ आपके लिए हर एक लेक्चर डेली टाइम पे लेके आती हूँ, आप लोगों को हर एक चीज सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, आप भी उतने ही एफर्ट्स डालें, इस सीरीज को उतना ही देखें और उतना ही ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, ये इसका पार्ट नंबर 38। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 186 क्वेश्चन। ठीक है, अब आप में से कोई पूछ सकता है मैम 1 to 185 क्वेश्चन कहाँ पे गए, है ना। तो वो पार्ट नंबर 1 to 37 में है। ठीक है, अगर आपने मिस किया है तो 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए वहां से जाके फर्स्ट 37 पार्ट्स को देख लीजिए। ठीक है, बिकॉज देखिए हर एक लेक्चर में क्या होता है ना, डिटेल में हर चीज समझाई जाती है आपको, तो बहुत जरूरी है कि आप हर एक टॉपिक को, हर एक लेक्चर को फॉलो करो। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन दिखने से ही है, स्टैटिस्टिक्स से आया है ना। और जैसे मैं आपको समझाती हूँ, बहुत बार मैं ये चीज पहले भी आपको समझा चुकी हूँ कि स्टैटिस्टिक्स से ना ज्यादा करके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, थेरोटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूलाज याद थी तो ये क्वेश्चन सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। जैसे अगर मुझे इन सब की फॉर्मूलाज पता होती तो बात खत्म हो जाता था, नहीं भी पता होती तो यहाँ पे थियरम ऑफ एडिशन है, एडिशन कहाँ पे, इनमें डी में, है ना। यानी डी का क्या आएगा, 4 आएगा, सॉरी डी का क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। फिर नहीं सॉरी डी का 1 आएगा, है ना, तो डी का 1 हो गया, है ना। फिर ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो थियरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी सी का क्या आएगा, 2 आएगा, सी का क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये है ना। फिर अब मेरे को फिर से अगेन देखना पड़ता था बेस क्या है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। ए का क्या है, बेस थियरम, ये रही आपकी बेस थियरम की फॉर्मूला। ठीक है, और बी का क्या है, 3। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, फॉर्मूला है, आपको याद करनी है एंड बस बात खत्म हो जाती है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कृपया करके स्टैटिस्टिक्स को थेरोटिकली पूरा करके जाइए, जहां जहाँ पे भी फॉर्मूलाज हैं, जहां जहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स में प्रॉपर्टीज हैं, इन सबको अच्छे से करके जाइए, सो दैट आपको पेपर में दिक्कत ना आए स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, और अगर आपने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है तो स्टैटिस्टिक्स पे मेरी एक मैराथन अवेलेबल है। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाइए वो मैराथन देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 187 क्वेश्चन, अ प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफन लीड्स टू। अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर उसके नीचे की प्राइस को क्या बोलते हैं वो भी समझ लेंगे। ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ये रही आपकी वाई एक्सिस, ये रहा आपका ओरिजिन। ठीक है, ये रही आपकी डिमांड कर्व और ये रही आपकी सप्लाई कर्व। ठीक है, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट को क्या बोला जाता है, ये पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। तो पॉइंट को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, ये वो पॉइंट होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं आके, और यही प्राइस पे मार्केट पे कुछ बेचे जाते हैं इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कौन से कंपटीशन मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में इसी प्राइस पे, इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही आके गुड्स को सेल किया जाता है। ठीक है, अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस करें, बिलो ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इससे अगर कुछ नीचे वाला प्राइस अगर हम चार्ज करें तो उससे क्या होगा, कमोडिटी गिल्ट नहीं, टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर नहीं, हम तो प्राइस से कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए उससे कम चार्ज कर रहे हैं, तो टैक्स बर्डन कहां से होगा। शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी एंड ब्लैक मार्केटिंग, ऑब्वियसली, सो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। जब आप क्या करते हो, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस चार्ज करते हो तो क्या हो जाएगा, ज्यादा जो सोच के देखिए, अगर ये प्राइस ना होके, ठीक है, आपका से फॉर एग्जांपल ये प्राइस ना होके आपका प्राइस है सपोज ये पॉइंट पे, ठीक है, तो क्या होगा,
पहले से आप क्या कर रहे हो, कम प्राइस पे बेच रहे हो। आप कम प्राइस पे बेच रहे हो तो बहुत सारे जो सप्लायर्स है मार्केट में वो क्या करेंगे, वो कम प्राइस पे बेचना नहीं चाहेंगे अपने गुड्स को, है ना। तो वो क्या कर देंगे, मार्केट में शॉर्टेज पैदा कर देंगे, है ना। और ऑन द कॉन्ट्ररी जो कस्टमर्स है वो क्या करेंगे, वो इस शॉर्टेज के चलते ही उनके साथ ब्लैक मार्केटिंग भी उनको फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पास गुड्स होल्ड करके जमा करके और उनको ब्लैक में बेचने की कोशिश करेंगे अगर आप उनसे इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस करते हो। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली ये अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस आप चार्ज करते हो तो उसका रीजन क्या बन जाता है कि जो सप्लायर्स हैं वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अभी तो हमारा प्रॉफिट घट गया, हम क्या करेंगे, हम सप्लाई कम कर देते, सप्लाई कम कर देंगे यानी मार्केट में शॉर्टेज आ जाएगी, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ब्लैक मार्केटिंग बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था भले, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कितना था, टेक्निकल बट कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता था इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, ये मैं पहले भी इस पीवाईक्यू सीरीज में करा चुकी हूँ, है ना। परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट क्या है ये भी मैं आपको इस पीवाईक्यू सीरीज में पहले करा चुकी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 188 क्वेश्चन, पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट कम्स इन द एम्बिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल डिसीजंस। पॉलिटिकली आपको रिस्क मैनेज करना पड़ता है इनमें से किन चीजों में, नॉन कन्वेंशनल कैपिटल बजटिंग नहीं, इंटरनेशनल करेंसी आर्बिट्रेज, इंटरनेशनल लेवल पे जब करेंसी आर्बिट्रेज होता है, आर्बिट्रेज यानी कि आप क्या करते हो, करेंसीज को एक्सचेंज करते हो, उस टाइम पे भी पॉलिटिक्स नहीं चलती है ना। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है अपने हिसाब से, फॉरेक्स मार्केट अपने हिसाब से डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है, तो यहाँ पे भी नहीं चलेगा। ये भी किसके हिसाब से चलता है, डिमांड और सप्लाई, ये भी किसके हिसाब से चलता है, डिमांड और सप्लाई, तो नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। जो पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट है वो किसको करनी पड़ती है, वो जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, जो आपकी एमएनसीज होती हैं, उनके कैपिटल बजटिंग को अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, फॉर एग्जांपल कोको कोला, पेप्सी, ये सब जो कंपनीज है, इन सबको जब वो लोग किसी भी कंट्री में जाती हैं तो उनको पॉलिटिकली रिस्क लेना पड़ता है। क्यों? कि अगर पॉलिटिकली वो लोग रिस्क मैनेज कर पाएंगे तभी वो अपना कैपिटल बजटिंग सही से कर पाएंगे। ठीक है, आई होप बहुत क्वेश्चन क्लियर है, बहुत कॉमन सेंस को, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 189th question, in penetration pricing a business firm seeks to assess deeper market penetration by keeping prices। बोलते हैं penetration pricing। अभी पहले तो आपको पता होना चाहिए penetration pricing क्या होता है। penetration एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, प्राइस को लो रखते हो। स्टार्टिंग में ही आप प्राइस को क्या रखते हो, लो रखते हो। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट में पेनिट्रेट करना है, टू पेनिट्रेट द मार्केट, आपको मार्केट में घुसना है। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना प्राइस कम रख रहे हो, उसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप क्या करते हो, आप अपने गुड्स का प्राइस स्टार्टिंग में ही जब आप उनको मार्केट में लेके आते हो तो आप उसका प्राइस पहले से ही कम रखते हो, ताकि आप क्या कर सको, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट में अपना दबदबा बना सको, अपनी जगह बना सको। ठीक है, अब आई होप पेनिट्रेशन क्या है वो क्लियर है। In penetration pricing strategy, a business firm seeks to assess deeper market penetration by keeping the prices। हम मार्केट में ज्यादा असेस कब ले पाएंगे, जब हमारी प्राइसेस क्या होंगी, लो होंगी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, है ना। अगर किसी को भी पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है ये पता था तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर आना था। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी से एक या दो क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में। ठीक है, तो जरूर से उनको करके जाइए, कोई भी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को मिस नहीं करके जाए। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 190th क्वेश्चन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस दिए हुए हैं, यहाँ पे उनका मैचअप दिया हुआ है। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो स्टेजेस है ना, ये मैंने आपको इससे पहले भी 1000 PYQ सीरीज के ही लेक्चर में ऑलरेडी मैं एक या दो बार तो पहले करा चुकी हूँ, है ना। और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ हर एक लेक्चर देखिए, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होती है,
Competitors from other high income countries may begin production in developing countries. A few competitors at home. इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होगा, कम से कम कॉम्पिटिटर्स होंगे आपके घर में, है ना, यानी फर्स्ट का तो सी आएगा, तो सी भी कट गया, डी भी कट गया, इसको चेक करना है। ग्रोथ स्टेज क्या होती है, ग्रोथ स्टेज कॉम्पिटिटर्स इन अदर हाई इनकम कंट्रीज बिगिन प्रोडक्शन फॉर देयर डोमेस्टिक मार्केट, ऑब्वियसली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। प्रोडक्शन स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, आपके घर में आपके पास कम कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ग्रोथ स्टेज, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा क्या हो जाएगा, दूसरे भी लोग आपके कंट्री में आके अपनी प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। मैच्योरिटी स्टेज क्या होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने एक्सपोर्ट बढ़ा देते हो। और डिक्लाइन स्टेज क्या होता है, जब दूसरे कंट्रीज के लोग भी आपके यहाँ पे आके प्रोडक्शन भी करने लगे। ठीक है, मे बिगिन प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो उससे आपका ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इस चार्ट से समझाती हूँ। ये चार्ट मैं बार बार अपने सीरीज में लेक्चर में लेके आती हूँ आपके लिए। 4 स्टेजेस होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट इन 4 स्टेजेस से गुजरता है। एक होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, सबसे पहला स्टेज। सेकेंड होता है ग्रोथ स्टेज, थर्ड होता है मैच्योरिटी स्टेज, फोर्थ होता है डिक्लाइन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो एकदम ही न्यू है मार्केट के लिए। न्यू है तो देखो इसकी सेल्स भी कम है ना, कस्टमर का हाई कॉस्ट है, पर कस्टमर कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगा। फाइनेंशियल लॉसेस, ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं स्टार्टिंग में लॉसेस फेस करते हैं, बिजनेसेस भी स्टार्टिंग में लॉसेस पे करते हैं। इनोवेटिव कस्टमर्स होंगे, वही कस्टमर्स आपके गुड्स खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में न्यू है आपका गुड, तो पता नहीं अच्छा है नहीं है कैसा है, और कॉम्पिटिटर्स भी कम रहते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विच इज योर इंट्रोडक्टरी स्टेज। फिर आती है सेकेंड स्टेज जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। सेकेंड स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज क्या होती है, जहां पे आपकी सेल्स बढ़ रही है, कॉस्ट पर कस्टमर गिर रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है क्योंकि सेल बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं और ज्यादा कॉम्पिटिटर्स भी आ रहे हैं मार्केट। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते से बर्गर किंग का। इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें थी, धीरे धीरे सेल बढ़ी, कंपटीशन बढ़ गया। बर्गर किंग जैसे सब लोगों ने क्या कर दिया, अभी बर्गर सिंह आ गया है या बर्गर कंपनी आ गई है, ऐसे करके और भी बहुत सारी बर्गर की ब्रांड्स आ गई है ना। फिर आ गई मैच्योरिटी स्टेज, यहाँ पे सैचुरेशन हो जाता है, यहाँ पे आप सबसे हाईएस्ट जो सेल्स है ना, ये पॉइंट होता है जहाँ पे आप पीक में होते हो। ध्यान रखिएगा ये वर्ड्स को, यहाँ पे इंक्रीजिंग सेल्स का ग्रोथ में। और मेच्योरिटी स्टेज में आपकी सेल्स सबसे ज्यादा कैसी रहती है, पीक पे रहती है। आपसे कई बार ना पेपर में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आप कंफ्यूज पता है किसमें होते हो, आप इन दोनों स्टेजेस में कंफ्यूज होते हो, ग्रोथ में और मेच्योरिटी, और स्पेशली इस पॉइंट पे होते हो, इंक्रीजिंग सेल्स और पीक सेल्स। इंक्रीजिंग सेल्स कब होती है, जब आप ग्रोथ स्टेज में होते हो। पीक सेल्स कब होती है, जब आप एकदम मेच्योरिटी स्टेज में आ गए हो। यहाँ पे कॉस्ट पर कस्टमर सबसे लोएस्ट होगा, प्रॉफिट मार्जिन सबसे हाईएस्ट होगा, मास मार्केट रहेगा, आपके नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स भी कैसे रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ठीक है, एंड फिर लास्ट एंड फाइनल स्टेज आ जाती है डिक्लाइन स्टेज। यहाँ पे देखो सेल घट गया, कॉस्ट पर कस्टमर भी लो है, प्रॉफिट गिरते जा रहे हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स भी कम होते जा रहे हैं, और यहाँ पे आके आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ मार्केट जा सकता है। यहाँ पे आके आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आउट ऑफ मार्केट चला जाएगा, अगर आपने इनोवेशन नहीं किया तो। ठीक है, इनोवेशन किया तो फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, आई होप 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्लियर है। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।